हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अहम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। इस समय बहुत तेज़ी से सरगर्मी है देश में इस मुद्दे के बारे में। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर ही रही हैं। हमारा काम है कि हम इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में डिटेल में समझें। तो एक बार आप सभी का सफल स्टेप में स्वागत है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि क्या समस्या आन पड़ी, किसकी वजह से हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आखिर ये क्या मसला है। हमारे देश में जब संविधान को लागू किया गया तो हमारे देश में हमने ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाया। दोहरी सरकार का सिद्धांत हमने देश में लागू किया, जिसमें हर राज्य की अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, स्वतंत्र राज्य सरकार है, और वहीं पे केंद्र में हमारी एक केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। दूसरी तरफ राज्यों के अंदर जो उनकी विधानसभाएं हैं, स्टेट असेंबलीज हैं, उनके भी इलेक्शन होते हैं। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार चुनाव करवा रही है और उस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2024 में, तो पता चलेगा कि 2025 में बिहार में असेंबली के चुनाव हैं, 2026 में आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, 2027 में जम्मू में हो रहे हैं, 2028 में कहीं हो रहे हैं। भारत में हर स्टेट में इलेक्शन का समय अलग अलग है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हर साल लगभग हर छठे महीने पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। जब भी देश में कहीं पे चुनाव होता है तो आप सब जानते हैं कि चुनाव एक बहुत ही बड़ा खर्चीला कार्य है। बहुत ज़्यादा खर्चा इसके अंदर करना पड़ता है। खर्चा दोनों तरह से होता है। दोनों तरह से मेरा मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका तो डेफिनेटली बहुत खर्चा होता ही होगा, कैंडिडेट्स का खर्चा होता होगा, लेकिन साथ में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, या यूँ समझे कि वो सरकारों के ऊपर है। और सरकारें जब पैसा खर्च करती है तो यूँ समझ लो कि वो पैसा सरकार का नहीं है, वो आपका और मेरा, देश के नागरिकों का टैक्स का पैसा है। तो हमारे पैसे से चुनाव में बार बार खर्चा होता है, और यूँ समझ लो कि हमारे पैसे का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, हमारे टैक्स का, हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा चुनाव करवाने में चला जाता है। फिर बीच में कहीं पे बाई इलेक्शन करवाने पड़ गए तो फिर से पैसा लगता है। जब हम लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव से फ्री होते हैं तो इतने में ही पंचायती राज के चुनाव आ जाते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव से हम फ्री होते हैं तो उससे पहले ही म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव, जिनको हम लोग लोकल बॉडीज़ या नगर निगम, नगर पालिकाएं बोलते हैं, उनके चुनाव आ जाते हैं। तो कभी ना कभी चुनाव चलते रहते हैं। सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि हम इन सभी चुनाव को इकट्ठा करके एक बार में करें। मतलब अगर 2024 में चुनाव हो रहे हैं तो पूरे देश के विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायती राज के, सबके चुनाव एक साथ हों, जिससे बार बार चुनाव कराने के जो फंडामेंटल है उससे हमें मुक्ति मिले। तो ये तो हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है देश के सभी चुनाव को एक बार में करवाने का काम। अब बात है कि क्या ये कोई नया फंडा है, अचानक से हमारी जो रिसेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, क्या इन्होंने कुछ नया खोज निकाला? नहीं। भारत जब आज़ाद हुआ और भारत में जब से चुनाव स्टार्ट हुए तब से भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के फंडामेंटल को अपनाया गया। तो स्टार्टिंग में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। 1951 से लेके 1967 तक, 1951 से 1967 तक देश में इसी पैटर्न पे, इसी प्रणाली से चुनाव हुए। लेकिन बाद में इस प्रथा को छोड़ दिया गया, और जब 1967 के बाद चुनाव हुए तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट में चुनाव होने लगे। 1983 में हमारे इलेक्शन कमीशन ने फिर से एक बार सजेशन दिया कि आप फिर से वन नेशन वन इलेक्शन को अडॉप्ट कीजिए, फिर से अपनाइए, लेकिन इस पर कोई काम हुआ नहीं। 1999 का वर्ष आया। 1999 में हमारे लॉ कमीशन ने अपनी 170वीं रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट में उन्होंने फिर से सुझाव दिया कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाना चाहिए। अगेन इस पर कुछ ज़्यादा काम हो नहीं पाया। मीनवाइल 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह जी को इस बारे में सलाह दी, लेकिन उस पर भी आगे कुछ काम हुआ नहीं। फाइनली 2015 में आके हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी 79th रिपोर्ट सबमिट की, और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करना चाहिए, और सरकार यहाँ से सीरियसली इस बारे में सोचने लगी। अब क्योंकि सरकार इस बारे में सोच रही थी, तो जब भी सरकार कोई बड़ा काम करती है तो किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें देखना होता है कि इस काम को कैसे करेंगे, इस काम को करने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, कौन सी चीज़ें हैं जिनको नहीं कर सकते। तो ये इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स हमें एनालाइज करने होते हैं, और उस पर्पज़ के लिए आप जानते हैं कि कोई एक्सपर्ट ग्रुप, कमेटी, पैनल बनाया जाता है। तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप क्रिएट किया गया, और उनको टास्क दिया गया कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में स्टडी कीजिए और सरकार को सुझाव दीजिए कि इस पर क्या बेस्ट हो सकता है या क्या भारत में से लागू किया जा सकता है।
2 सितंबर 2023 को ये कमेटी बनाई जाती है और फाइनली 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी हमारी वर्तमान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को। जैसे ये रिपोर्ट आई तो केंद्र सरकार ने इसके आधार पे एक योजना बनाई और उसको कैबिनेट से अनुमति मिल भी गई है। लेकिन कैबिनेट से अनुमति मिलना आधा काम है, असली जो चुनौतियां हैं वो शुरू होती है, क्योंकि कागज के ऊपर योजना बनाना और उसको धरातल पे उतारना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। क्या चुनौतियां इसमें सामना करना पड़ेगा? पहली चुनौती ये है कि हमारे भारत में चुनाव में 5 साल का पैटर्न है। मतलब जब भी कोई विधानसभा का चुनाव जीतता है या कोई लोकसभा का चुनाव जीतता है तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अब पूरे भारत में अलग अलग समय पे चुनाव हुए हैं तो सबका 5 साल एक बार में पूरा नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यूं समझूं कि 2025 में हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, 2025 में होगा नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं, तो हो सकता है कि पंजाब वालों के 5 साल पूरे हो रहे हो 2026 में, हो सकता है कि यूपी वालों के हो रहे हो 2027 में, हो सकता है किसी के हो रहे हो 2028 में, हो सकता है कि किसी के तो 2024 में पूरे हो रहे हो। तो सबके समय अलग अलग होंगे। तो किस तरह से हम लोग इस चुनाव को कराएं कि सभी विधानसभाओं को एक साथ लाया जा सके जबकि उनके 5 साल अलग अलग समय पे पूरे हो रहे हैं। अगर मैं एक डेट तय कर लूँगा, जैसे मोदी जी ने किया था ना, आज रात 12 बजे से नोट बंद है, अगर मैं ऐसा ही कर लूँ कि आज से सारी विधानसभाओं का जो टर्म है वो ख़त्म किया जाता है, तो देश में पॉलिटिकल क्रांति त्राही त्राही हो जाएगी, पॉलिटिकल विस्फोट हो जाएगा एक, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम मान लीजिए कि फ्यूचर टाइम लेते हैं कि लोकसभा का जो अगला चुनाव है वो 2029 में होगा, ये मत बोलना कि लोकसभा का चुनाव पहले हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी जो सरकार में है वो आ बैल मुझे मार नहीं करेगी। मोदी जी क्या ये चाहेंगे या बीजेपी गवर्नमेंट क्या ये चाहेगी कि 2024 में हमने बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता है 2025 में फिर करा लो? नहीं, तो 2029 से पहले तो होने नहीं वाला। अगर हमने तय किया कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे तो बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं होंगी जिनका 2025 में या 26 में ही 5 साल पूरे होंगे, तो उनको 3 साल तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, 3 साल तक उनका कार्यकाल आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। क्योंकि वहां भी तो विपक्ष होगा, वो उंगली उठाएगा कि कैसे इनके 8-8 साल चुनाव कैसे होंगे, 8 साल तक सरकार कैसे चलाने देंगे, 5 साल पहले 3 साल एक्सटेंड दे दिया। फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरा विकल्प है कि 5 साल पूरे होने के बाद अगले 3 साल के लिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करो, वो भी कोई मजाक नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अभी सरकार को सोचना इसके बारे में कि इसको किस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत आसान है नहीं। चलो, ये तो बात हो गई कि कार्यकाल को लेके दिक्कतें हैं। कार्यकाल के अलावा भारत में कानून है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसके जो प्रावधान हैं वो हमारी वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से बने हुए हैं, तो उसको संशोधन करना पड़ेगा, कानून को अमेंड करना पड़ेगा, वो डूएबल है, हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संवैधानिक संशोधन के लिए हमारी सरकार को 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, जो बहुत आसान नहीं है। सरकार को बहुत जोर आएगा इसमें, क्योंकि इस समय आप जानते हैं हमारी सरकार मिली जुली साठगांठ की सरकार है, 2/3 बहुमत हासिल करना ईजी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ राज्य सरकारों की भी अनुमति चाहिए होगी, तो वो एक टास्क है, देखते हैं कि गवर्नमेंट उसको किस तरह से कर पाती है और क्या रहता है उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी भयंकर एक्सरसाइज किस वजह से? देखिए, पहला तो मैंने बताया कि हमारे देश में पूरे 12 महीने, पूरे 5 साल, पूरे 10 साल हर रोज कोई ना कोई चुनाव ही चलता रहता है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है हमारी, मतलब पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि राजस्थान में चुनाव होगा या बिहार में चुनाव होगा, तो जब चुनाव होगा तो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सारे काम छोड़ के फोकस्ड हो जाता है सिर्फ इलेक्शन को फेयरली कंडक्ट कराने में, क्योंकि चुनाव में पैसा लगता है, चुनाव में दंगे फसाद होते हैं, चुनाव के अंदर इसका कैंडिडेट मार दिया, उसका उठा लिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड होता है कि चुनाव को फेयरली हम कंडक्ट करा सकें। फिर लोगों को इलेक्शन कराने के लिए ट्रेनिंग देना, लोगों को वो पोलिंग बूथ पे ले जाके सरकारी अधिकारियों को बिठाना, फिर इलेक्टोरल रोल तैयार कराना, जिसको मतदाता सूची बोलते हैं, वो तैयार कराना, बहुत झमेले हैं, काउंटिंग करवाना। इसके साथ साथ जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो भी पूरी तरह अपने बाकी सारे काम छोड़ के इलेक्शन के अंदर कंसंट्रेटेड हो जाती हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक पूरा जो महकमा है, उसका आधे से ज़्यादा ध्यान तो इलेक्शन में ही लगा रहता है, इस वजह से वो जनता को बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाते। फिर सरकारी खर्च का एक मोटा हिस्सा, हज़ारों करोड़ रुपया इलेक्शन के नाम पे खर्च होता है, और वो इस वजह से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बार बार करना पड़ रहा है। अगर सभी इलेक्शन एक साथ होंगे तो 5 साल में अगर हम 10 इलेक्शन कराते हैं, 10 बार खर्चा होता है, वो खर्चा सीमित होकर एक बार में आ जाएगा, तो एक खर्चा कम होगा,
प्रशासनिक सुविधाएं हम बेहतर तरीके से दे पाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी बेहतर काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ पुलिस वगैरह सिक्योरिटी एजेंसीज को दिक्कतें जो हैं वो कम होंगी, सिक्योरिटी सिचुएशन बेटर होगी। इसके अलावा और क्या फ़ायदे इसके होंगे? एक ये फ़ायदा होगा कि जब भी कहीं पे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में आप जानते हैं आचार संहिता लगती है, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। आचार संहिता के अंदर सरकारें नई योजनाएं घोषित नहीं कर सकती, नए रिक्रूटमेंट नहीं दे सकती, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के ऊपर लग जाती है। अब अगर हर साल चुनाव होता है तो यूँ समझ लो कि हर साल चुनाव की वजह से हर साल कुछ महीने, हर साल के 2-4 महीने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आचार संहिता में ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 12 में से 10 महीने सरकार ठीक से योजनाएं घोषित कर पाती है, 2 महीने तो आचार संहिता सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है। तो अगर ये चुनाव एक बार ही होंगे तो ये जो बार बार हर 6 महीने से कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी और सरकारें कॉन्फिडेंस के साथ में योजनाएं कर सकेंगी, योजनाएं लागू कर सकेंगी। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं कि क्या भारत के कंटेक्स्ट में, इंडिया जैसे देश में इसको करना आसान है कि नहीं, और अभी क्या सरकार सभी विधानसभाओं के चुनाव और साथ में पंचायती राज वगैरह के चुनाव एक साथ करवाने के बारे में सोच रही है? तो ऐसा नहीं है। हमारा जो रामनाथ कोविंद पैनल है, उन्होंने जो सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि इसको 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फर्स्ट फेज़ में हम लोगों को लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने चाहिए, और सेकेंड फेज़ के अंदर हमें जो लोकल बॉडीज़ हैं, जिसके अंदर पंचायती राज संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब आ जाती हैं, सेकेंड फेज़ में उनके चुनाव कराने चाहिए। जिस दिन लोकसभा और स्टेट असेंबली के चुनाव होंगे उसके 100 दिन के अंदर अंदर पंचायती राज वगैरह के चुनाव हो जाने चाहिए। प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझा जाए तो यूँ समझ लो कि 4 महीने की प्रोसेस में ये दोनों इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा वन नेशन वन इलेक्शन है। हम बात कर रहे थे कि क्या भारत में इसको आसानी से लागू किया जा सकता है। देखिए, भारत एक डाइवर्स कंट्री है, ह्यूज कंट्री है, और हम कोई बहुत अच्छी योजना भी लेके आते हैं तो उसे एक अच्छी योजना को, अच्छी योजना से मेरा मतलब है जिसके अंदर डिस्प्यूट आने के चांसेस बहुत कम है, उसमें भी अपोजिशन डिस्प्यूट क्रिएट कर लेता है। ये एक ऐसी योजना है जिसके अंदर सभी स्टेट अफेक्ट होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अफेक्ट होंगी, और जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हावी हो जाता है तो राजनीति के अलावा वो कुछ नहीं देखते। अभी नहीं पता है कि ये कितना कारगर होगा वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन डेफिनेटली खर्चे में तो इससे कमी आनी ही आनी है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इससे दिक्कत भी होगी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चाहेंगी कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए इस पर खूब विरोध होने वाला है। आगे भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है कि सरकार इसको थ्रू कर पाती है या नहीं, मतलब इसको लागू कर पाती है कि नहीं। लेट्स होप फॉर द गुड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो इस बारे में, या आप कुछ बताना चाहें, कुछ क्वेश्चन करना चाहें, तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप सुझाव देंगे तो आपके सुझाव के अकॉर्डिंगली हम आने वाले वीडियोस में और भी काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो सफल स्टेप के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ये आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने एग्जाम के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसी डॉक्यूमेंट से मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।